हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन अभी आने वाली है 1-2 महीने के अंदर, जिसकी न्यूज़ आ रही है कि नवंबर दिसंबर में इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। और हमने लास्ट वीडियो में इस एग्ज़ाम का पूरा प्रोसीजर, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, पूरा डिस्कस किया था। किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, एग्ज़ाम कैसे होगी, इंटरव्यू कैसा होगा, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कैसे होंगी, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। एंड बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल किया पूछने के लिए कि सर किस तरह से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जाए, कौन सी बुक्स पढ़ी जाए। बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है कन्वेंशनल एग्ज़ाम नहीं है, हर साल इसकी एग्ज़ाम नहीं होती है। ये जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की, जिसको कि यूपीएससी कंडक्ट करता है, लेकिन ये जो एग्ज़ाम है रेगुलरली कंडक्ट नहीं होती है। लास्ट टाइम जैसा कि आपको पता है 2015 में ये एग्ज़ाम हुई थी, और उसके बाद जाके अब ये 2021 में होने जा रही है। मतलब आपको 2021 में इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी साल के अंत तक। एंड एग्ज़ाम कहीं ना कहीं अगले साल फरवरी मार्च के आसपास होने के चांसेस हैं। तो आज हम लोग आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, क्या क्या सोर्सेस होने चाहिए, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, अपनी प्रिपरेशन को कैसे अलाइन करना है, सो दैट यदि ये एग्जाम आपको इस साल देखने को मिलती है तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें और अपने लिए एक अच्छी जॉब तैयार कर सके। राइट फ्रेंड्स, अगेन मैं बताना चाहता हूँ ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, पर्टिकुलरली जो लोग 30 इयर्स प्लस कैटेगरी में आ चुके हैं, जिन लोगों की एज 30 इयर्स हो चुकी है, उनके लिए बहुत अच्छी संभावना है इस एग्ज़ाम में। बिकॉज देखिए, जनरली जितनी भी एग्जाम्स होती हैं वहाँ पर ये जो एज का फैक्टर है ना कहीं 30 जो लोग क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए काफ़ी निगेटिव साबित होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है, इसमें अगर आप 30 एज कैटेगरी के ऊपर निकल गए हैं, 30-31 ईयर्स के हैं, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे कि मैं बता सकूं कि लास्ट जो एग्ज़ाम हुई थी 2015 की, वहाँ पे 35 ईयर्स मैक्सिमम एज क्राइटेरिया था। यानी जो लोग 35 ईयर्स की एज ग्रुप के अंदर थे वो सभी लोगों ने ये एग्ज़ाम दी थी। एंड इस साल भी देखिए, हो सकता है 35 ईयर्स हो, या फिर ऐसे सुनने में आया था कि इसको कम करके 32 के भी चांसेस हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। यानी कि 35 जो क्राइटेरिया 2015 में था वो ही इस साल भी कंटिन्यू हो सकता है। इसलिए हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस एज क्राइटेरिया को लेकर। बिकॉज बहुत सारे लोग हमको कॉल कर रहे हैं, मेल्स कर रहे हैं और यही पूछ रहे हैं कि सर जो लास्ट टाइम एज था 35 ईयर्स का, उसमें कुछ चेंज होने के चांस हैं या नहीं। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी तक ऐसा कुछ भी गारंटेड न्यूज़ नहीं है कि 35 का जो एज है उसमें कुछ चेंजेस होगा। तो मैं सबको यही एडवाइस करूंगा कि आप मान के चलिए कि इस साल भी 35 एज क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यदि आप 35 के कैटेगरी में आ रहे हो, 35 एज के अंदर आ रहे हो, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ज़्यादा वेट मत कीजिए, इधर उधर की डिस्कशन में मत पड़िए। बहुत सारे लोग फेसबुक पे जाके, कोरा में जाके क्वेश्चंस करते हैं, ओके। और मैं देख रहा हूँ कि कोयरा पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है, और उसके आंसर्स भी बहुत सारे लोग अपने मन से ही पता नहीं क्यों बना के दे रहे हैं। प्लीज़ मैं सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लोग सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर, तो वो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें, और वो ये मानकर चलें कि इस साल भी 35 का जो क्राइटेरिया है वो रहने वाला है। एंड आप टाइम बिना गंवाएं जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग कौन सी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस तो कहीं ना कहीं आपने देखा है, हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि ये जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज है उसका जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उससे बहुत हद तक मिलता जुलता है। थोड़े बहुत कुछ चेंजेस हैं। ईपीएफओ के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपने हिसाब से भी कुछ टॉपिक्स इसमें दिए हैं, क्योंकि आपको जहाँ पर जाके काम करना है वहाँ की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो वो कुछ टॉपिक्स अलग से हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बेसिक अगर आप देखें तो जो सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, कहीं ना कहीं वो उसके जैसा ही सिलेबस है, वही टॉपिक्स हैं, थोड़े बहुत रिफाइंड वे में। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी जितनी कि आपको सिविल सर्विसेज के लिए करनी होती है। यहाँ पे आप 5-6 महीने अगर आप लग के तैयारी कर लेते हैं, ओके, तो आप इजीली एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज अनुभव मिश्रा। लेट अस सी कि किस तरह से आप इस एग्जाम के लिए घर पे बैठे सेल्फ स्टडी से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, जिन लोगों ने हमारा पहला जो लास्ट सेशन था एपीएफसी के ऊपर नहीं देखा था, उनके लिए मैं जस्ट एक बार यहाँ पर रिवाइज करना चाहता हूँ कि आज हम लोग असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो एग्ज़ाम आने वाली है एपीएफसी, जिसको कि ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है। ये जो ईपीएफओ है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आती है, ओके, और ये उसके अंतर्गत काम करती है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको पे स्केल, ये 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था
उस समय जो नोटिफिकेशन आई थी ये उसी का एक स्क्रीनशॉट है, राइट। तो अभी कोई नोटिफिकेशन फिलहाल आई नहीं है, तो मैं आपसे 2015 का जो नोटिफिकेशन था उसके बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे एज का जो क्राइटेरिया था 2015 में इट वॉज 35 ईयर्स, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग भी 34 के भी हैं, 33 के भी हैं, या फिर 35 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो दे शुड स्टार्ट, ओके। उनको ये वेट नहीं करना चाहिए कि सही नोटिफिकेशन आ जाएगी सर उसके बाद ही मैं प्रिपेयर करूँगा, मुझे पता नहीं इसमें कुछ चेंज होने के चांस है कि नहीं। अब मान लीजिए कि नोटिफिकेशन आती है दिसंबर में, ठीक है, एग्जाम है फरवरी में, और आप वेट करते रहे कि अगर एज चेंज हो जाएगी या फिर चेंज नहीं होगी तो ही मैं प्रिपेयर करूंगा, और आपने देखा कि एज चेंज नहीं हुई, 35 एज कंटिन्यू होती है, तो आपके पास समय कितना कम बचेगा। बहुत सारे लोग शुरू कर चुके होंगे पहले से, है ना। तो इसीलिए मैं सबको एडवाइस करता हूं, अगर आप थोड़े भी सीरियस हो तो आपको शुरुआत कर देनी चाहिए, बिकॉज जो भी आप पढ़ते हो वेस्ट कभी नहीं होता है। अगर आप प्रिपेयर कर भी रहे हो इसके लिए, और अगर सोच लीजिए बाई चांस एज चेंज हो जाती है, आप क्राइटेरिया में नहीं बैठते हो, तो भी देखिए आप कोई ना कोई एग्जाम देने वाले हो, है ना, दे ही सकते हो फ्यूचर में। तो वो वहाँ पे ये जो नॉलेज है आपको 100% हेल्प करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ इस एग्ज़ाम के लिए कुछ पढ़ा और आपने एग्ज़ाम नहीं भी दी तो आपकी जो एफर्ट्स है वेस्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो भी चीज़ आप पढ़ते हो वो कभी वेस्ट नहीं जाती हैं, लाइफ में कभी ना कभी हेल्प करती हैं। इसीलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हो अभी, तो आप यही मान के चलो 35 ईयर्स ही रहेगी, ओके, और आप अपनी प्रिपरेशन को अलाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है बेसिकली आपको एक डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, यानी प्लेन जो बेसिक ग्रेजुएट होता है उतना ही रिक्वायर्ड है, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिजायरेबल भी बोली गई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मतलब अगर ये है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी, ये आपको 100% ये चाहिए ही चाहिए ऐसा नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, बिकॉज कुछ लोगों ने हमको मेल किया कि सर ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है मेरे पास नहीं है, मेरे पास डिप्लोमा इन कंपनी लॉ नहीं है, लेबर लॉज का कोई डिप्लोमा नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने कोई आगे BA वगैरह किया नहीं है, तो क्या मैं एलिजिबल रहूँगा। तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, मैं लास्ट सेशन में बता चुका था कि डिज़ायरेबल का मतलब है होगा तो अच्छा है, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ नॉट 100% मैंडेटरी दैट यू शुड हैव दीज क्वालिफिकेशंस। कौन सी वाली? डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट कंपलसरी। फिर से बता रहा हूँ, होगा तो ये हेल्प करेगा, अदरवाइज नो इशू। अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं भी है देन ऑल्सो आप ये एग्जाम दे सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं। और आप प्रीवियस ईयर के टॉपर्स भी देखेंगे तो उन लोगों के पास भी, बहुत सारों के पास ये क्वालिफिकेशन नहीं थी, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, माइंड से ये सब चीज़ें निकाल दीजिए, ठीक है। अब हमने जो ड्यूटीज़ क्या क्या करता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर ली हैं। जिन लोगों ने वो सेशन अटेंड नहीं किया था वो लोग एक बार जाके मेरा लास्ट सेशन देख लें, वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी कि एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर क्या क्या काम करता है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या क्या पावर्स होती हैं, राइट, उसका वर्क एरिया, वर्क लाइफ कैसी होती है, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं लास्ट सेशन में। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिए। यहाँ पे मैं फिर से वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। और जैसा कि 2015 का नोटिफिकेशन था, उस समय जिन ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया था उनको 1 साल का प्रोबेशन का पीरियड पूरा करना था परमानेंट होने के लिए इस सर्विस में, है ना। ये जो सर्विस है ये परमानेंट सर्विस है, लेकिन उसके लिए आपको 1 साल का प्रोबेशनल जो पीरियड होता है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना होता है। एंड आपको इंडिया में कहीं भी जाके सर्व करना होगा, ओके। ये कोई स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आप काम करेंगे, ओके। भारत सरकार के लिए काम करेंगे, पैन इंडिया आपको जाना पड़ेगा, कहीं भी आपकी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगी तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये बात अपने ध्यान में रखिएगा कि ये कोई स्टेट स्पेसिफिक जॉब नहीं है, आपको ऑल ओवर द इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको पूरे भारत देश में कहीं भी जाके सर्व करने के लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन अभी हमने यहाँ पे आपसे शेयर की है वो इन्फॉर्मेशन हमने 2015 का जो नोटिफिकेशन था वहां से आपसे शेयर की है। इस साल के नोटिफिकेशन में कुछ छोटे मोटे चेंज हो सकते हैं, लेकिन बेसिक जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उसमें कोई चेंज होने की कोई भी संभावना नहीं है, राइट। तो ये एक बार हमने आपसे डिस्कस कर दिया कि किस तरह से एग्जाम होगी, ओके, क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, एंड इसमें जो भी कुछ चेंजेस होंगे वो हमको तब तक वेट करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन जब तक नहीं आती। अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर से बता दो, जिनका ये जो एज वाला डाउट है वो डाउट को छोड़ दें और जल्दी से पढ़ाई में लग जाए। चलिए, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, मैं जस्ट एक बार रिवाइंड कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे? ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, राइट। यहाँ पे सैलरी है अराउंड 90,000 पर मंथ, अराउंड 90,000 पर मंथ है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अलाउंसेस में प्लस माइनस होगा, है ना। तो इसकी आपकी जो सैलरी बनेगी अराउंड 90,000 बनेगी, स्टार्टिंग सैलरी बहुत ही अच्छी होगी। एंड जो एज है वो 2015 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हमने देखा 35 ईयर्स थी, तो इसमें थोड़ी एम्बिगुइटी
एम्बिग्यूटी हो सकती है, लेकिन इसको फिलहाल मन से निकाल दीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। अब एक्सपेक्टेड वैकेंसीज जो है वो बताई जा रही है, समवेयर अराउंड 180 to 200 आने के चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। इस बार अच्छी वैकेंसी आने वाली है 180 to 200, तो आपके काफ़ी ज़्यादा ब्राइट चांसेस होंगे। अगर आप थोड़ा सिंसियरली पढ़ते हैं ये पोस्ट आप निकाल सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, एक्सपीरियंस नॉट रिक्वायर्ड, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। आप प्लेन ग्रेजुएट हैं, 22 साल के हैं, 21 साल के हैं, तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने एक क्वेरी हमको की है कि सर मेरी एज जो है 22 नहीं है, 21 अभी कंप्लीट नहीं हुई है, जो भी है, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इस एग्ज़ाम के लिए? तो यस, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है देन यू कैन गिव दिस एग्जाम, यू आर एलिजिबल। क्योंकि आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन बोला था कि यू शुड बी ग्रेजुएट, वहाँ पे मिनिमम एज नहीं बताई गई है, मैक्सिमम एज बताई गई थी। जो 2015 का नोटिफिकेशन था उसमें मैक्सिमम एज 35 साल बताई गई थी, लेकिन मिनिमम एज का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था। सिर्फ उन्होंने कहा था कि द पर्सन शुड बी कंप्लीटली ग्रेजुएट, उसने ग्रेजुएशन पूरा कर दिया हो। तो अगर आपकी एज 21 है, नहीं है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, देन यू कैन वेरी वेल गिव दिस एग्जाम। ठीक है, फिर अपने मन में से सारे डाउट निकाल दीजिए, एज को लेके आप एग्जाम दे सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा था एग्जाम का सिलेबस भी, तो अभी जो लास्ट एग्जाम थी वहाँ पे 120 क्वेश्चंस आए थे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। ओके, नेगेटिव मार्किंग हुई थी 2015 में। एंड जब आपका एक रिक्रूटमेंट टेस्ट था, एक ही टेस्ट था, मतलब एक ही पेपर था, एक ही आपको टेस्ट देना था, एग्जाम देना था, उसके बाद डायरेक्टली आपका इंटरव्यू था। और इंटरव्यू यूपीएससी बोर्ड द्वारा किया गया था। जैसे कि सिविल सर्विसेज का यूपीएससी बोर्ड इंटरव्यू लेता है, सिमिलरली यहाँ पर भी यूपीएससी के बोर्ड द्वारा ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है सिर्फ आपको यहाँ पे 1+1 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है आपका एक रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसके बाद सेकेंड है आपका इंटरव्यू। बस आपको 2 स्टेज में फेस करना है एग्जाम को, एंड उसके बाद में आपका सिलेक्शन पक्का है, यदि आप आज से तैयारी शुरू करते हैं या फिर आप कर चुके हैं तैयारी शुरू, राइट। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए। अब देखिए जनरल जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है वो क्या है। जनरल इंग्लिश है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है। देखिए हिस्ट्री में पर्टिकुलरली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। देन इकोनॉमी है, इंडियन पॉलिटी है, गवर्नेंस है, जनरल अवेयरनेस यानी आपका जीके है, जनरल साइंस है, बेसिक कंप्यूटर्स है, बेसिक लेवल के कंप्यूटर्स है, यानी कि जो आम आदमी को आते ही हैं, जो भी लोग ग्रेजुएट होते हैं आज की डेट में उनको बेसिक कंप्यूटर्स आते ही हैं, फिर भी थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कंप्यूटर्स आना चाहिए। देन मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, यानी कि आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, क्वांट, यही है जो बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम में आता है। अगर आप सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे थे उसमें भी सीसेट पे आपने ये पढ़ा हुआ है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, वही रिवाइज करना है। हाँ, यहाँ पर ये देखिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्योंकि हो सकता है आपने इसकी तैयारी ना की हो पहले इस टाइप के एग्जाम की, तो ये जो सब्जेक्ट है या पेपर होगा, पार्ट होगा, वो आपने नहीं पढ़ा होगा, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, अगर आप फाइनेंस फील्ड से नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी, और ये भी कोई बहुत ऐसे आपको पीएचडी लेवल की प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको बेसिक प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। इनफैक्ट ये जो पार्ट है ना, इससे आपको इंटरव्यू में भी 100% क्वेश्चन होंगे, राइट। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस है, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, एंड इसको इतना अच्छे से पढ़ना है सो दैट आपको ये मानना है कि इसमें से आपको एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। देखिए सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया तो कोई भी एग्जाम ले लो आप, बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर सिविल सर्विसेज, हर जगह पर आपको ये जो चीज़ है ना सोशल सिक्योरिटी, ये देखने को मिलेगी। हर एक एग्जाम के सिलेबस का ये पार्ट है। इसमें जितनी भी आपकी योजनाएं आती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, आम आदमी को उसकी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए, फाइनेंशियली उसको इनेबल करने के लिए, वो सारी की सारी स्कीम्स यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी में आएंगी। तो स्पेशली इसके लिए अलग से कोई बहुत किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कुछ 1-2 अच्छी मैगजीन्स पढ़ते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे मैगजीन्स पढ़ते हैं, या फिर सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम के लिए जो मैगजीन्स पढ़ते हैं, उसके जो करंट अफेयर्स की मैगजीन, जीके मैगजीन आती हैं, उसमें ये पार्ट बहुत अच्छी तरह से कवर होता है। एंड साथ में अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, तो उसमें भी गवर्नमेंट स्कीम्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया जाता है। वहाँ से भी आपकी इसकी पार्ट की तैयारी हो जाएगी। ऐसे पर्टिकुलरली कोई बुक आपको बताना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, ये जो पार्ट है सोशल सिक्योरिटी उसके लिए, क्योंकि ये काफ़ी डायनेमिक है, आपको करंट अफेयर से ही इस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जनरल एक देख लिया कि सिलेबस किस तरह से है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे हर एक टॉपिक के लिए कौन सी आपको
कुछ अच्छी बुक्स मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कोई बुक पसंद आती है तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, बट क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमको ये बोला कि सर हमको पर्टिकुलरली आपको एक दो बुक्स सजेस्ट कीजिए, बिकॉज हमको समझ नहीं आ रहा है, बुक्स बहुत सारी दिख रही हैं तो कौन सी हमारे लिए रिलायबल रहेगी, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे वीडियो तैयार किया है। इसमें आप कुछ बुक्स आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, आप अगर उन बुक्स की आपको ऑनलाइन कोई कॉपी मिलती है तो एक बार वो देख सकते हैं, या फिर आप बुक स्टॉल पर जाके भी बुक्स को आप जनरली एक कर्सर रिव्यू देख के पता कर सकते हैं भाई ये बुक आपके काम की है कि नहीं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल इंग्लिश। देखिए आपका जो एक पार्ट होगा पेपर का इट विल बी जनरल इंग्लिश। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो जनरल इंग्लिश रखा गया है एग्जाम के सिलेबस में, ये क्यों रखा गया है, क्योंकि ये चीज़ सॉरी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जनरल इंग्लिश रखा गया है वो क्यों रखा गया है, क्या ज़रूरत पड़ गई थी इस एग्ज़ाम में जनरल इंग्लिश को रखने की। तो बेसिक जो मोटिव है यूपीएससी का, यूपीएससी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है तो उसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपको प्रॉपरली इंग्लिश पढ़कर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। बस उतना ही मोटिव है कि आपको अगर कोई इंग्लिश में डॉक्यूमेंट आता है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे होगे तो आप गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ में डील करोगे, करेक्ट है ना। आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ, आपको कोर्ट के साथ में डील करना पड़ेगा, वहाँ से आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन हर बार तो आप फ़ोन पे नहीं करोगे, आपके पास किसी ना किसी रिटन फॉर्म में ही कम्युनिकेशन आया करेगा, मेल्स आएंगे, लेटर्स आएंगे, राइट। तो आपको जो भी इंग्लिश में कम्युनिकेशन होगा वो ठीक से पढ़ के समझ में आता है कि नहीं, बस यही चीज़ जाँचने परखने के लिए जो जनरल इंग्लिश है वो सेक्शन रखा गया। अब देखिए इसको भी जनरल पर्टिकुलरली वर्ड इसीलिए कहा है कि जनरल इंग्लिश, बहुत ज़्यादा टिपिकल ग्रामेटिकल क्वेश्चंस ऐसा कुछ नहीं है। जनरल इंग्लिश आपको बेसिक सेंटेंस पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कुछ मिस्टेक्स हैं अगर सेंटेंस में तो समझ में आती हैं, सो दैट आप फ्यूचर में खुद कम्युनिकेट करोगे तो आप वो मिस्टेक कमिट ना करो। क्यों? बिकॉज यू विल बी द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप आज असिस्टेंट कमिश्नर हो लेकिन आगे चल के आप कमिश्नर बन जाओगे, तो अगर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक हेड है, किसी रीजनल ऑफिस में आप हेड बनोगे और आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स करोगे अगर कम्युनिकेशन में, तो वो एक बहुत निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा आपके डिपार्टमेंट का दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के सामने। इसीलिए ये छोटी सी चीज़ है लेकिन ये आगे चल के बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, इसीलिए इसको यहीं पे जांचा परखा जा रहा है, सो दैट ऐसे लोग सिलेक्ट हों जो बेसिक जनरल इंग्लिश अच्छी तरह समझते हों और छोटे मोटे सेंटेंसेस में उनको एरर्स भी समझ में आते हों, उन्हें बेसिक इंग्लिश लिखनी पढ़नी बोलनी आती हो, है ना। तो इसीलिए ये जो जनरल इंग्लिश का सेक्शन है इसको रखा गया है। तो बेसिक मैं इसीलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि भाई इंग्लिश भी आ गया, यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना डिफिकल्टी लेवल होगा, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनरल है, आपके जनरल जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वर्बल एबिलिटी है, बस उसको चेक करना है। यहाँ पे कोई आप ग्रामर का बहुत टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स होंगे। यहाँ पे सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन आएंगे, आपको सेंटेंस दिया होगा उसमें किसी एक पार्ट में कुछ मिस्टेक होगी तो आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे किस पार्ट में मिस्टेक है। ये नहीं पूछ रहे कि भाई मिस्टेक बताओ, उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है, नहीं, सिर्फ इतना पूछेंगे कि भाई अगर एक सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ वेरी ग्रेट बुक, ठीक है। तो अभी दिस इज अ वेरी ग्रेट बुक, तो ग्रेट यहाँ पे वर्ड सही नहीं है, इट शुड बी गुड बुक, राइट। या फिर सोच लीजिए, ये मैं एग्जांपल दिया, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकती है किसी एक पार्ट में, मान लीजिए कि इसी पार्ट में एक मिस्टेक है, ऐसे आपको पार्ट्स बना के दे दिए जाएंगे, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा, ये चौथा पार्ट। तो आपको पूछा जाएगा जस्ट कि भाई किस पार्ट में आपको मिस्टेक लग रही है, बस वो पार्ट का नंबर बता दो। अभी जैसे हमने बताया कि हमको लग रहा है कि यहाँ मिस्टेक है, तो आप आंसर दे दोगे कि हमको पार्ट नंबर 3 मिस्टेक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको सेंटेंस दिए गए होंगे, ओके, एंड उनमें सेंटेंसेस में किसी एक पार्ट में कुछ मिस्टेक होगी, आपको पार्ट फाइंड आउट करना है। बस क्या मिस्टेक है ये नहीं पूछा जाएगा, क्या अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको ग्रामर नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ क्या पूछा जाएगा, कहाँ मिस्टेक है। तो इसलिए आपकी जो जनरल इंग्लिश है, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, अच्छे बुक्स पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका सेंटेंस फ्रेमिंग का जो माइंड में सेटअप होता है वो अच्छा होगा, आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कहाँ मिस्टेक है, कोई ग्रामर की यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेंटेंस अरेंजमेंट। अब क्या होगा, आपको ना कई सारे सेंटेंसेस दिए गए होंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, उसमें एक सेंटेंस दिया होगा, फिर दो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह से बहुत हो सकता है 7-8 सेंटेंस दिए हों और वो जम्बल्ड वे में होंगे, यानी प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होंगे, लेकिन वो सारे सेंटेंस मिलके एक ही
मीनिंगफुल पैराग्राफ क्रिएट करते होंगे। तो आपको क्वेश्चन क्या होगा कि इन सभी सेंटेंसेस को मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है इनसे, तो आपको इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। फाइंड आउट करिए कि इसमें कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, फिर बाद में कौन आएगा, लास्ट में कौन आएगा। इस तरह से आपको प्रॉपर सीक्वेंस फाइंड आउट करना है और जिससे कि एक मीनिंगफुल आप पैसेज या पैराग्राफ बना सकें। देखिए यहाँ पर भी कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बेसिक ट्रिक्स हैं। ये कैसे आएंगे आपको, ये आप जब प्रीवियस ईयर के पेपर्स सॉल्व करेंगे, अगर आप बैंकिंग एग्जाम के, बैंक पीओ एग्जाम के जो पेपर्स देखेंगे तो उसमें भी जो इंग्लिश का सेक्शन है वहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल रहे हो इस एग्जाम के, तो आप क्या कीजिए, बैंक पीओ के एग्जाम के पेपर ले लीजिए। वहाँ पे इंग्लिश सेक्शन में आपको सेंटेंस करेक्शन के भी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इजीली जो एग्जाम में आने वाले हैं, एपीएफसी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में, उनको अच्छे सॉल्व कर लोगे और ये आपको एडेड एडवांटेज देगा बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले जो लोग इन पे अच्छे से काम करके नहीं आए होंगे, है ना। क्योंकि बिकॉज इंग्लिश का जो सेक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों के मन में एक डर पैदा करता है कि भाई हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी, हमने इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाई करी है, तो अब हम कर पाएंगे कि नहीं, हमारा ग्रामर अच्छा नहीं है। तो मैं बार बार बताना चाहता हूं कि यहीं पे नहीं, एपीएफसी का जो एग्ज़ाम है उसमें ही नहीं, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज ले लीजिए, आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम ले लीजिए, आप इंश्योरेंस का एग्ज़ाम ले लीजिए, कहीं भी बहुत ज़्यादा आपके ग्रामर पे एम्फेसिस नहीं दिया जाता है। कहीं भी वो लोग ये नहीं चेक करते कि आपका ग्रामर कितना ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आपको थोड़ा ना किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके, चाहे आप एपीएफसी से ईपीएफओ ज्वाइन करो या आप सिविल सर्वेंट बन जाओ या फिर आप कोई बैंक ज्वाइन करो, कहीं भी जाके आपको इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ाना है बच्चों को जो आपको ग्रामर बहुत स्ट्रांग चाहिए। जनरल आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपके पास कोई लेटर आता है, कोई कम्युनिकेशन का डॉक्यूमेंट आता है, तो वहाँ पर आपको उसको ठीक से समझ में आना चाहिए, बस ये उनकी रिक्वायरमेंट है। तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। तो पहली चीज़ अपने मन से निकालिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ग्रामर अगर अच्छा नहीं है तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका ग्रामर जीरो है, ठीक है, उन्हें ग्रामर ठीक से आता भी नहीं, लेकिन उन लोगों ने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं ऑलरेडी इंग्लिश में। हर एक एग्जाम के बाद बता सकता हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप क्या कीजिए, ये मन से निकालिए डर, और प्रीवियस ईयर के अगर आप बैंक पीओ के पेपर लेते हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि ये जो जनरल इंग्लिश का है इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए मैच वर्ड्स विथ मीनिंग्स, बेसिक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपकी वोकेबुलरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड्स ना एकदम जनरल कॉमन वर्ड्स नहीं आएंगे वहाँ पे, है ना। कुछ अच्छे क्वालिटी के इंग्लिश के वर्ड्स होंगे और आपको ऑप्शंस में मीनिंग्स दिए होंगे। आपको बस वो जो वर्ड है उसका पर्टिकुलर मीनिंग फाइंड आउट करना है। आपके पास में ऐसे वर्ड्स दिए होंगे और उसके सामने ही जम्बल वे में उनकी मीनिंग्स होंगी। तो हो सकता है इस वर्ड का मीनिंग ये हो, इस वर्ड का मीनिंग ये हो, इसका ये हो, है ना। तो आपको ये फाइंड आउट करना है किस वर्ड का क्या मीनिंग है। यही है मैच द वर्ड्स विथ मीनिंग, सिंपल, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखिए वोकेबुलरी तो एक दिन में डेवलप होती नहीं, ये फैक्ट है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी एक हफ्ते में, आपको एक बुक रट डालिए, कोई डिक्शनरी पूरी याद कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए सबसे अच्छा सजेस्टेड क्या है, आप अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए डेली बेसिस पे। देखिए अभी भी बहुत समय है आपके पास, बहुत टाइम है। अभी एग्जाम आपका फरवरी मार्च, मतलब मोस्टली ये मैं जो भी न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर नोटिफिकेशन आ जाता है नवंबर दिसंबर में, तो आपका जो एग्जाम है कहीं ना कहीं फरवरी मार्च तक जाएगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आपके पास में 5 महीने तो हैं कम से कम, ठीक है। तो अगर आप 5 महीने डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, इसके अलावा और कोई न्यूज़पेपर मत पढ़िए, क्योंकि इनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है। आप हिंदू में भी जो एडिटोरियल आता है ना, एडिटोरियल का जो पार्ट है काफ़ी अच्छा है। देखिए इनिशियली अगर आप स्टार्ट करते हो अभी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी हिंदू न्यूज़पेपर में। क्यों? बिकॉज इसमें जो इंग्लिश लिखी है वो बहुत ही अच्छी लेवल की इंग्लिश है। उसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। जनरल आप जो स्कूल की बुक्स पढ़ते थे वहाँ पर वो वर्ड्स कम ही यूज़ होते हैं। तो उसमें करना क्या है कि आपको अपने हाथ में एक नोटबुक या रजिस्टर भी रखना है। आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने बैठे, बाजू में एक पेन, एक पेपर रख लीजिए, रजिस्टर रख लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा एक नोटबुक बना लीजिए सेपरेट, अपनी वोकेबुलरी नोटबुक। और आप जब भी कोई ऐसा वर्ड एनकाउंटर करोगे जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, आपने पहली बार वो वर्ड सुना है, चाहे आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो, चाहे नॉर्मल कोई फाइनेंस की न्यूज़ पढ़ रहे हो, एक सोशल स्कीम पढ़ रहे हो पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर में, तो वो वर्ड को नोट डाउन कीजिए तुरंत उस नोटबुक में, बस उतना करके रख लिया। अभी उसका मीनिंग मत देखिए, ठीक है, आगे पढ़ते जाइए। उसके बाद में आप जब वो एडिटोरियल पूरा पढ़ लो या फिर जो न्यूज़ पूरा पढ़ रहे थे वो पूरा पढ़ लो, उसके बाद में फिर वो नोटबुक उठाइए। हो सकता है आपके
आपके पास 5-6 वर्ड आ गए होंगे एक दिन में, या फिर 10 वर्ड आ गए होंगे जिनका मीनिंग नहीं पता था। अब डिक्शनरी में उन वर्ड्स का मीनिंग देखिए, वहाँ पे नोट डाउन भी कर लीजिए, एक एक अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर लीजिए इसका मीनिंग क्या है, सो दैट अब आप जब नेक्स्ट टाइम ऐसे ही वर्ड, यही वर्ड एनकाउंटर करोगे तो अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आपने वो वर्ड कहीं फेस किया था, उसके बाद में उसका मीनिंग देखा, अब आप उसको कोरिलेट करेंगे और माइंड में हमेशा रहेगा, है ना। इस तरह से आप डेली अगर आप पढ़ते हो न्यूज़पेपर और अपने वर्ड्स निकालते हो, फिर उनका मीनिंग लिखते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छी तरह से आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपकी वोकैबुलरी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो आप बचपन से लेके जितने भी एग्जाम देते आए हैं स्कूल में, जहाँ इंग्लिश थी वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपको हमेशा था, है ना। चाहे आप और अभी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो आप यूपीएससी का सीसेट दे हो, या फिर बैंक पीओ का एग्जाम दे हो, क्लर्क का दे रहे हो, या फिर इंश्योरेंस का दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स आता ही है, ठीक है। तो ये भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है कि भाई इस लाइन में अगर मुझे एक ब्लैंक दिया तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होता है, ठीक है। इसके लिए अलग से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार बोलूँगा कि आप बैंक एग्ज़ाम का जो पेपर होता है, उसका जो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है उसको सॉल्व कीजिए, उससे आपका ये पार्ट ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए ईडियम्स, तो ईडियम्स भी आपको क्या मैं सजेस्ट करूँगा, ईडियम्स के लिए बुक्स आती हैं छोटी मोटी, कोई एक बुक ले लीजिए, उसमें से आप ईडियम्स पढ़िए, उनका मीनिंग देखिए, है ना। ईडियम्स मिलेंगे बहुत सारे, उनका मीनिंग भी होगा, उसको मीनिंग पता होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जनरली हम कोई भी जैसे पेपर भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको ईडियम्स तो जल्दी से देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप कोई बुक भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ईडियम्स जल्दी से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ते हो तो ज़रूर आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं ईडियम्स, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि छोटी छोटी डिक्शनरी की तरफ, ईडियम्स की भी डिक्शनरी आती है, बुक्स आती हैं, छोटी छोटी आती हैं, उनको आप ले लीजिए। आप उनको डेली बेसिस पे 5-10 ईडियम्स पढ़िए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं ईडियम्स, उनके मीनिंग पढ़िए, आपको इससे एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम में क्या ईडियम्स दिए रहेंगे, आपको केवल उनका मीनिंग सेलेक्ट करना है, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। देन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स क्या है, सेम मीनिंग वाले और अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। आपको एक वर्ड दिया होगा और बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे 4-5, उसमें से फाइंड आउट करना है सेम मीनिंग वाला वर्ड क्या है, या फिर कोई वर्ड दिया होगा उसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड फाइंड आउट करना है। अगेन ये आपका वोकैबुलरी वाला खेल है। जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो आप ऑटोमेटिकली राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओगे। तो यानी अगर आप वोकैबुलरी पे काम कर रहे हो तो आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स का भी यहाँ पे हेल्प होगी, प्लस आपको मैच द वर्ड्स वाला जो मीनिंग के साथ था ये वाला टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, राइट। एंड फाइनली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है, सबसे ज़्यादा ईजी पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको अलग से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई पर्टिकुलर आपको रूल्स पढ़ने हैं, कोई ग्रामर पढ़ना है, कुछ याद करना है, कुछ भी नहीं है। आपको आंसर भी दिया है सामने ही, आपको फाइंड आउट करना है सिर्फ, है ना। आपके सामने जो पैसेज है, पैराग्राफ है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है और जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से आपको आंसर निकालने हैं। यानी ये तो सबसे अच्छा जो आपको फ्री में मार्क्स है ना, मैं तो बोलता हूँ वही है। कुछ भी नहीं, तैयारी नहीं करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी नहीं करनी, तैयारी करनी है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अगेन कहाँ से करना है? बैंक के जो पीओ के पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको लेना है। उसमें जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, अच्छे से उसको पढ़िए, उसके जो इक्वेशन है उनको ही सॉल्व कीजिए, ठीक है। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अगर आप बोलें खुद को कैसे प्रिपेयर करना है, तो वही है, आप जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं उसमें द हिंदू का जो एडिटोरियल सेक्शन है उसको पढ़िए। डेली बेसिस पे आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी। आप देखेंगे कि फिर आप जो भी प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं, अगर आप बैंक पीओ का इंग्लिश सेक्शन कर रहे हैं तो आपको इजीली जल्दी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। यहाँ पे सिर्फ वही देखा जाए ना, कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी कितनी है, पढ़ के समझने की एबिलिटी कितनी है, वही तो चेक कर रहे हैं। तो वही आप क्या करते हो, आप पेपर पढ़ते हो, उसको समझते हो, तभी तो आपका समझ में आता है कि हाँ भाई ये न्यूज़ आई है, कोई इशू चल रहा है हमारी कंट्री में, तो उसके बारे में आप एडिटोरियल पढ़ोगे, उसको पढ़ोगे, पूरा समझोगे। आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप गूगल करोगे, है ना। इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होगी और फिर आप जाके बैंक एग्जाम के जो पेपर्स है उसमें प्रैक्टिस कर लोगे। बस इतना ही करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो टॉपिक्स हैं इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ना, बहुत सारे ग्रामर के रूल्स, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है या लगता है मेरा ग्रामर अच्छा नहीं है, उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है कि भाई ग्रामर नहीं आता तो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात को बिलीव कीजिए। आप जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई इंग्लिश के लिए वैसे जाइए। एंड हाँ, मैं अब कुछ लोग बोलेंगे सर अच्छी कोई बुक बताइए,
तो मैं आपको ये जो बुक है यहाँ पे कंपलसरी इंग्लिश फॉर सिविल एंड जुडिशियल सर्विसेज, ये AP भारद्वाज एक राइटर है, उनकी बुक है। ये बुक मैंने पर्सनली पढ़ी हुई है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दुनिया भर की किताबें हैं, आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं, उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं। ये बुक मैंने पर्सनली देखी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि भाई इसमें आपका ये जो चीज़ें हैं मोस्टली कवर हो जाएंगी। एंड कुछ लोग बोलेंगे ये तो सिविल सर्विसेज के लिए है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बेसिक जो इंग्लिश आती है हर एक एग्जाम में वो दी गई है, प्रैक्टिस के लिए भी आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा इसके अंदर ही, तो ये आपको तैयार कर देगी। बेसिक्स थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंग टू सिलेबस उतना पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। बैंक एग्जाम के पेपर्स भी PO के आपको सजेस्ट करता हूँ उनको पढ़ लीजिए। आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है जनरल इंग्लिश का वो काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा एंड आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप इंग्लिश का जो पार्ट है उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है ये सब लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग इसी चीज़ को लेकर टेंशन लेते हैं कि मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की या फिर किसी और मीडियम में पढ़ाई करी, तो अब मैं कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करूँगा। बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये स्टेट लेवल की एग्ज़ाम नहीं है, ये पर्टिकुलरली सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम है। ऑल ओवर द इंडिया बच्चे इसमें अपियर होंगे, तो इसमें ऐसा बायस हो ही नहीं सकता कि कुछ बच्चों को फ़ायदा हो जाए, कुछ का नुकसान हो जाए। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि किसी भी मीडियम का बंदा हो वो इसको इजीली क्वालिफाई कर सके, है ना। तो अपने मन से इस ब्लॉकेज निकाल दीजिए कि इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी मैं इसमें स्कोर करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, थोड़ा मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आप ज़बरदस्त मार्क लेके आएंगे, राइट। तो ठीक है, मुझे लगता है कि बहुत मैंने बता दिया, अब बाकी अब आपका काम है, आगे आपको मेहनत आपको करनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट जो था टॉपिक, इट वाज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली बोला गया है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आएंगे, राइट। यानी कि आपको जो भारत की स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो मिडवल इंडिया है, मिडवल इंडिया या फिर मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसको भी थोड़ा पढ़िए। मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसको भी पढ़िए। क्यों? बिकॉज इन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि मिडवल हिस्ट्री नहीं आएगी, उन्होंने सिर्फ ये कहा है, उन्होंने बोला है कि इंपॉर्टेंस विल बी गिवन ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इस पर जोर दिया जाएगा, क्वेश्चंस इस पे से ज़्यादा आएंगे इस पार्ट से हिस्ट्री के। लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोला कि मिडवल हिस्ट्री से नहीं आएगा, ऐसा देखा गया है। अगर आप पास्ट पेपर्स देखें तो UPSC ने मिडवल हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने आप को थोड़ा इसके लिए भी प्रिपेयर करें, मिडवल पार्ट के लिए भी, ठीक है। लेकिन आपका अगर मैं बोलूँ, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 10 आवर्स दे रहे हो तो 10 में से आप 8 आवर्स दे दो, 8 आवर्स दे दो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एंड 2 आवर्स दे दो किसको, मिडवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, सो दैट यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है मिडवल हिस्ट्री से तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए वहाँ पे, एंड वो आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्टडी ओनली दिस वन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। आई एम श्योर ये होता है जनरली, जो बोल दिया बस उतना ही पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते। लेकिन जो सक्सेस की स्ट्रैटेजी वो ये होती है कि जो हर आदमी जो हर काम कर रहा है, हर आदमी जो काम कर रहा है उसके अलावा जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज मिलेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मिडवल जो पार्ट है ना इसको अच्छे से पढ़िए, ओके। इसको छोड़िए मत। यू शुड हैव अ कर्सरी व्यू कि भाई कोई क्वेश्चन आ गया मिडवल हिस्ट्री से तो एटलीस्ट आप तुक्का तो भी लगा पाओ। देखो ब्लाइंडली अगर तुक्का लगाओगे तो उसमें कोई चांस नहीं होता, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है फिर आप तुक्का लगाते हो ना तो वो कहीं ना कहीं काम करता है। इसीलिए आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पूरा पढ़ लीजिए अच्छे से एंड मिडवल हिस्ट्री का एक कर्सरी व्यू रख लीजिए। अगेन कमिंग टू बुक्स, तो देखिए एक तो बहुत ही फेमस बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जिसको बिपिन चंद्रा जी ने लिखा है। बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि ये थोड़ी बल्कि है, पेजेस नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, थोड़ी टाइम टेकिंग है, लेकिन बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में लिखी है। यदि आप इसको पढ़ते हो, मेरे ख्याल से अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो 1 महीने में इसको पूरी खत्म कर लोगे। यानी 1 महीना सिर्फ यही बुक नहीं पढ़ोगे, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ोगे, उनके साथ में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तो 1 महीने से थोड़ा बहुत ज़्यादा लग सकता है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आपको पूरा स्टोरी फॉर्मेट में दिया है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो, यू आर एक्चुअली लिविंग दैट एज, आप उस समय में जा रहे हो, ऐसा फीलिंग आएगा। इतना अच्छे से ये बुक लिखी गई है, बस यही एक थोड़ी सी बल्कि है। अब जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, वर्किंग हैं, ओके, कोई भी इशू है, जिनके पास इतना समय
नहीं है कि इतना टाइम डिवोट कर सकें इस बुक के लिए, तो एक ऑप्शन ये भी है। स्पेक्ट्रम की एक आती है द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, तो इसको भी आप ले सकते हो। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की आती है, ये थोड़ी छोटी सी बुक है लेकिन अच्छी बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। मतलब ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि यहाँ कुछ कंप्रोमाइज़ हुआ होगा, बिल्कुल नहीं। जो यूपीएससी सिविल सर्वेंट हैं, कई मेरे पहचान में ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी टॉपर्स हैं और उन्होंने इस किताब के अलावा और कोई किताब पढ़ी ही नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो बिपिन चंद्रा की बुक है वो भी नहीं पढ़ी, और कई लोगों ने तो बिलीव मी उन एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी। उनका कहना है कि सिर्फ उन्होंने इस किताब को कई बार रिवाइज किया है, ठीक है, एक ही किताब को उन्होंने कई बार रिवाइज किया, उसी से उनको सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प मिली और वो काफ़ी तारीफ करते हैं इस बुक की। तो ये भी एक टाइम टेस्टेड बुक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन है उसने निकाली है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये कंसाइज है, छोटी है, लेकिन ये भी अच्छी है। तो जिनके पास समय है वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ सकते हैं, जिनके पास समय की पाबंदी है किसी कारण से वो इस बुक को भी पढ़ सकते हैं, और कहीं पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है फ्रेंड्स, आराम से आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस के हिसाब से आपको पूरा नॉलेज दे देगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है इकोनॉमी एंड इंडियन पॉलिटी। ओके, पहले हम इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। तो देखिए इकोनॉमी के लिए ना एक सबसे बेस्ट बुक जो मैं बताऊंगा वो ये है, ये वाले इंडियन इकोनॉमी बाई रमेश सिंह, और ये टाटा मैकग्रा-हिल जो पब्लिकेशन है वो इसको पब्लिश करती है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स फॉर सिविल सर्विसेज या फिर जो भी अलाइड एग्जाम्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, वहाँ पे इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फाइनेंस की फील्ड में जा रहे हैं। EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कमीशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट, आप APFC बनने जा रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर फॉर प्रोविडेंट फंड, तो आपको फाइनेंस की फील्ड में ही काम करना है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को पढ़ लीजिए, ठीक है। बुक बहुत अच्छी है, अपडेटेड वर्जन लीजिएगा, लेटेस्ट वर्जन लीजिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपको जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि आपका जो इकोनॉमी होता है वो बहुत डायनेमिक होता है, तो इसमें अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आपने बेसिक फैक्ट्स पढ़ लिए, बेसिक चीज़ें समझ ली, वो हेल्प करेगा, लेकिन जो करंट में जो फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स चल रहे हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी है ना। हमारा GDP क्या है, क्या क्यों कम हो रहा है, या फिर कितना कम हो गया था, क्या कैसे होता है, ये सब चीज़ें ना आपको इस बुक में बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, और इसको आप पढ़ते हैं तो इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि आपको और कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अगेन फिर से मैं आपको दूसरा ऑप्शन देता हूँ, एक बुक है द इंडियन इकोनॉमी, और इसके जो राइटर हैं संजीव वर्मा। इनकी बुक भी बहुत अच्छी है, काफ़ी पॉपुलर है यूपीएससी और जो स्टेट सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके बीच में। बस इसमें क्या है कि ये जो इनकी जो बुक है थोड़ी सी कंसाइज है एज़ कम्पेयर टू दिस रमेश सिंह। अगेन जिन लोगों के पास टाइम है उन लोग को मैं बोलूँगा सिर्फ और सिर्फ ये बुक पढ़िए, लेकिन जिनके पास किसी कारण टाइम थोड़ा कम है वो इस बुक के साथ भी जा सकते हैं। इस बुक में भी काफ़ी अच्छे और ईजी वे में समझाया है ऑथर ने, लेकिन वही है कि जितना डिटेल में आपको इस बुक में मिलेगा रमेश सिंह की बुक में उतना यहाँ पे नहीं है, लेकिन बुक दोनों ही इक्वली अच्छी हैं। अब आपको चॉइस करना है कि आपके पास समय कितना है, एंड ये भी हो सकता है इसके अलावा भी आपको कोई बुक पसंद हो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि इन्हीं बुक में से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह समझाए जाते हैं, और जो रमेश सिंह की बुक है वो मैंने पर्सनली पढ़ी हुई है, तो मैं आपको इसलिए बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये बुक काफ़ी अच्छी है। एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स ने संजीव वर्मा पढ़ी थी, वो लोग भी इसकी काफ़ी तारीफ करते हैं, बट संजीव वर्मा की जो बुक है थोड़ी सी कंसाइज है एज़ कम्पेयर टू रमेश सिंह की जो बुक है। तो अगर कोई लोग बिल्कुल भी जीरो लेवल पर समझते हैं खुद को और रमेश सिंह के साथ जाते हैं और टाइम है उनके पास, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अदरवाइज यू कैन गो विद दिस बुक ऑल्सो, गुड बुक, राइट। चलिए अब देखिए, अब मुझे टॉपिक्स के बारे में मत पूछिए कि इसमें इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या टॉपिक आएगा या फिर कौन से टॉपिक छोड़ दूं। देखिए ऐसा नहीं है, आपको अपना कंसाइज यूज़ करना है, ठीक है। आपको अपना मन से समझना है कि भाई देखिए इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें क्या क्या टॉपिक्स है, आप कैसे समझना है, आप इसका सिलेबस देख लीजिए। सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है ना, कहीं ना कहीं आपको वैसे ही उतना पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो सकते हैं यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है उससे, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी जो एग्ज़ाम की डिमांड होती है ना, वो चाहे आप सिविल सर्विसेज का हो चाहे APFC का हो, दोनों में सेम है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अच्छे से आप कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक बुक को रिलीजियसली पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा बुक्स के पीछे मत भागिए, आप कोई भी एक एक बुक सेलेक्ट करते जाइए, बस उसको पढ़िए तो ही फ़ायदा होगा। आप 10-10 बुक चक्कर में पढ़ेंगे ना, किसी और ने कुछ सजेस्ट किया, मैं कह रहा हूँ कि किसी ने कुछ सजेस्ट किया उसको अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते तो उसको ही पढ़िए। बस मैंने भी कुछ बता दिया, उसको भी ले लिया, किसी फ्रेंड ने और एक बता दी, किसी थर्ड पर्सन ने और एक अच्छी बुक बता दी, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक बुक लीजिए, उसको नंबर ऑफ़ टाइम्स पढ़िए, रिवाइज कीजिए, तो आपको रिजल्ट
आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, आप इंडियन इकोनॉमी का इसका जब इंडेक्स देखेंगे ना, वो इंडेक्स एकदम से यूपीएससी के एग्जाम के हिसाब से ही सेट किया गया है, तो आपको अलग से कुछ बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स में देखिए, आपको जो रिलेवेंट लगता है उस सब चीज़ों को पढ़ लीजिए। बट मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बुक्स ऑलरेडी यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बनाई गई हैं, तो आप इसमें कुछ चीज़ मिस भी नहीं करेंगे और हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिल जाए, लेकिन कम नहीं मिलेगा। राइट, नेक्स्ट इज इंडियन पॉलिटी। देखिए, इंडियन पॉलिटी जो है ना, इसके लिए एक सबसे अच्छा ग्रंथ लिखा गया था, ओके, लक्ष्मीकांत जी की एक बुक है इंडियन पॉलिटी, है ना। आप सबको पता भी होगा, जिन लोगों ने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की है उसको पढ़ लीजिए, और इसके अलावा आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बस दैट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल जो उसमें से कुछ आएगा। उसके एंड में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक। ठीक है, उसको आप आंख बंद करके ले लीजिए और उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हर एक चैप्टर के एंड में आपको MCQs मिलेंगे, उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपकी प्रिपरेशन वहीं से हो जाएगी। इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं फिर से बता दूँ, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो या इंडियन पॉलिटी हो, आपको जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं ना, आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ के अपने आप को अपडेट जरूर करना होगा। सिर्फ एकदम बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको साथ साथ आपको डायनेमिक क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है ना, GDP अगर है तो व्हाट इज GDP, हाउ इट इज मेजर्ड, और करंटली GDP क्या थी, लास्ट ईयर क्या थी, इस साल क्या है ना, क्यों बढ़ती है, क्यों कम होती है, तो उसमें बेसिक क्वेश्चन भी आ जाएगा और अभी करंट क्या चल रहा है वो भी आ जाएगा। तो इसीलिए खुद को न्यूज़पेपर से अपडेट भी करना है। सिमिलरली अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करते हो, तो कोई नया कानून आया है या फिर कुछ नया अमेंडमेंट हुआ है, कोई नया लॉ बन गया है, कोई नया एक्ट आया है, तो वो भी आपको अपने आप को अपडेट करना होगा। सिर्फ किताब पढ़ लोगे और एग्जाम में जाओगे तो समझ लीजिए कि आप 60% तैयारी करके जा रहे हो, 40% आपको करंट अफेयर्स ही अपडेट करना है। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको पुराने न्यूज़पेपर्स भी पढ़ने हैं। हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन मैं देता हूँ आपको कि अगर आपके पास समय नहीं है, आप क्या कीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो मैगजीन्स आती है वो ले लीजिए, और एग्जाम से एटलीस्ट, अभी जो आपका एग्जाम है, एटलीस्ट 10 to 12 मंथ्स पुरानी मैगजीन पढ़ डालिए, वही बेस्ट ऑप्शन होगा। बिकॉज इतने सारे न्यूज़पेपर लेकर अगर बैठोगे तो आप काफ़ी परेशान हो जाओगे और वो इतना फीजिबल भी नहीं है। राइट, तो आप क्या कीजिए, मान के चलिए जैसे हम बोल रहे हैं अगर एग्जाम फरवरी मार्च में होती है, तो आप उससे 10 या 12 महीने पुराने की हर एक महीने की एक मैगजीन ले लीजिए, और सेम मैगजीन लीजिए, जो भी मैगजीन लेते हैं हर एक महीने सेम मैगजीन ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, तो सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस जो मैंने बताया करंट अफेयर्स है, तो उसको कैसे आपको तैयार करना है। तो बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल है मार्केट में, आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे कुछ एक दो मैगजीन अच्छी सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप यही पढ़ो। आपको और कोई मैगजीन पसंद आती है, आप उसको पढ़ते हो ऑलरेडी, तो उसको कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है उनके लिए मैं कुछ सजेशन दे सकता हूँ, इसके अलावा भी आपको कोई पसंद है उसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, प्रतियोगिता दर्पण इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमंग सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो ये जो मैगजीन है इसमें सारे आपके इंडियन इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, स्पोर्ट्स हो, है ना, कुछ भी हो, सारे अलग अलग कैटेगरीज में आपको न्यूज़ मिलती है, डिस्कशन होता है, उसमें बैकग्राउंड देखने को मिलता है, तो अच्छे से आपको सारी चीज़ें आपको मंथली बेसिस में इस मैगजीन में पढ़ने को मिल जाती हैं। तो अगर किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं है या फिर टाइम कम पड़ता है, ऑलरेडी वर्किंग है, तो वो मैगजीन के केस में ये जो मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण, इसको फॉलो कर सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, ये भी एक बहुत अच्छी मैगजीन है, ये भी सिविल सर्वेंट्स की एक पसंदीदा चॉइस होती है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इन दोनों में से कोई एक, राइट, मैं दोनों चीज़ नहीं बोल रहा कि आप जितनी मैंने बता दी उतनी सारी कर लो, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक मैगजीन लीजिए, उसको आंख बंद करके फिर फॉलो कीजिए, बस फिर उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। ठीक है, अब देखिए, कोई एक आपको मैगजीन लेनी है, ठीक है, आप इन दोनों में से कोई एक ले लो, या फिर आपको कोई भी और पसंद है उसको ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में आपको ये जो योजना मैगजीन है ना, इसको भी 100% पढ़ना है। ये गवर्नमेंट की मैगजीन है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की जो योजना, आप नाम से समझ सकते हो, स्कीम्स आती हैं, उनका डिटेल में डिस्कशन होता है, तो इसको जरूर अलग से लेके पढ़िए। बहुत छोटी सी मैगजीन होती है, बहुत ज़्यादा पेजेस नहीं आते इसमें, मंथली भी, इसको आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते, 2-3 दिन में एक मैगजीन आराम से पढ़ सकते हैं, है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई एक पर्टिकुलर मैगजीन मंथली प्लस योजना मैगजीन 100% पढ़िए, क्योंकि योजना जो है आपकी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आएंगी, है ना, सोशल सिक्योरिटी की आप जो बोलते हो स्कीम्स आती हैं, उन सबको अच्छे से कवर करती है। और ये जो आपकी मैगजीन्स होंगी जनरल, इसमें आपके हर एक टॉपिक को कवर किया जाएगा, चाहे पॉलिटी हो, फाइनेंस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर एक टॉपिक की जो न्यूज़ है वो करंट अफेयर्स में कवर की जाएगी। लेकिन योजना पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए है, तो इसको भी आपको पढ़ना होगा। छोटी सी मैगजीन है, ईजिली पढ़ सकते हो, राइट। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। अगेन जो योजना है वो भी एग्जाम से 10 से 12 महीने पुराने तक आपको पढ़ लेना है, राइट। देन
जनरल साइंस, अब देखिए जनरल साइंस बोल दिए गए, बहुत ही जनरल वे में है, यहाँ बहुत हाई फाई इंजीनियरिंग लेवल का पीएचडी लेवल का साइंस नहीं आएगा। सबसे पहले मैं अच्छी बुक बताना चाहूँगा आपको, एक तो है एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी की क्लास 10th की जो बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ डालिए, छोटी सी बुक है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में पहले नंबर पर ये पढ़ना है, उसके बाद में आपको पढ़ना है दूसरे नंबर पर ये लूसेंट कंपनी की आती है जनरल साइंस, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पर क्लास 10th एनसीईआरटी की एक बेसिक लेवल की बुक पढ़ ली, उसके बाद में आप उसमें अपग्रेड हो जाएंगे जनरल साइंस में आके, यानी ये एग्जाम लेवल पे अगर आपको कुछ भी और चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी कवर नहीं करती वो यहाँ पर कवर हो जाती है लूसेंट, ठीक है। उसके बाद में भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है, ठीक है, तो वो ये जो लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक आती है उसमें से सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं। बेसिकली जो हमने करंट अफेयर्स का पार्ट देखा था उसमें भी ये हेल्प करेगी जनरल नॉलेज जो लूसेंट की आती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पॉलिटी की भी मिल जाएंगी इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जनरल नॉलेज बोल दिया, इसमें सब कुछ कवर होगा। तो उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पहले ये बुक पढ़ते हो एनसीईआरटी की, उसके बाद में जनरल साइंस की ये पढ़ते हो, उसके बाद में इसको सिलेक्टिवली पढ़ते हो, देन इट विल सफाइस, ठीक है। लेकिन ये जो दो बुक बताई इनको पढ़ना मस्ट है। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो आपके जो भी सोर्सेस आपके पास हैं ऑलरेडी कोई बुक, उनको पढ़ सकते हो। जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है उनके लिए एक तरीका बता रहा हूँ, एनसीईआरटी क्लास 10th, बाद में लूसेंट जनरल साइंस, एंड इफ़ यू हैव टाइम देन यू गो फॉर जनरल नॉलेज बाई लूसेंट, राइट। इस तरह से आपका जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट, बेसिक कंप्यूटर्स। देखिए बेसिक कंप्यूटर यानी कि रियली इट्स वेरी बेसिक, आपको जनरल जो कंप्यूटर यूज़ का नॉलेज है वो आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है पूरा डिजिटाइजेशन का है, सब कुछ आप ऑनलाइन कर रहे हो, आप कम्युनिकेशन भी मोस्टली ऑनलाइन ही करोगे, मेल ही करोगे, बहुत कम केस होंगे जब आप हर चीज़ हाथ से लिख के भेज रहे हो, राइट। तो इसीलिए आपको बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए, उसके लिए ही ये जो बेसिक कंप्यूटर्स का जो सेक्शन है वो रखा गया है। अगेन कोई अगर आप बुक से तैयारी नहीं करनी, इफ़ यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएट इन कंप्यूटर्स तो आपको तो कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज आप ऑलरेडी वेल वर्स्ड हो गए। लेकिन सोचिए अगर आपका एजुकेशन नहीं हुआ है, ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं मिला है कंप्यूटर का, तो आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हो। बहुत सारी बुक्स हैं, मैं यहाँ पे 2 बुक सजेस्ट करता हूँ, इसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही बुक सबसे अच्छी हैं, जस्ट ये कुछ पॉपुलर बुक्स हैं जो बच्चे तैयारी करते हुए मैंने देखे हैं और वो पढ़ते हैं, उनको रिजल्ट भी आते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसके अलावा आप कोई और बुक यूज़ करना चाहते हैं उसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल का आएगा। तो एक है अरिहंत पब्लिकेशन की आती है कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी बुक है और ये बैंक पीओ एग्जाम होते हैं या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं, सब में काम आती है, इसको ले सकते हो। या फिर एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, ओके, कंप्यूटर नॉलेज, इसको भी आप ले सकते हो। दोनों नहीं लेनी, कोई एक ले लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई और बुक पसंद है, ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताई है, अगर किसी को कुछ आइडिया नहीं है तो वो लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग अपने मन से कोई बुक ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, देन गो विद दैट और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। बेसिक कंप्यूटर्स का ज़्यादा इतना टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को बहुत कुछ आता है। आज के डेट में हर आदमी कंप्यूटर मोबाइल यूज़ करता है, लेकिन कुछ फैक्चुअल डेटा होता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक थेरीज होती हैं, वो हमको पता होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा एक बार बुक पढ़ लिया ना तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड एग्जाम का, और यहाँ पे इस चीज़ को आप लाइटली बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है। मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड मतलब आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, प्योर आपका जो मैथमेटिक्स था वो, एंड रीजनिंग, ठीक है, वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो बोलते हैं ना वो, ये दोनों चीज़ इस सेक्शन में आपकी चेक की जाएंगी। तो आपके देखिए मैं आपको 2 बेसिक बुक बता रहा हूँ, इसके अलावा अगर कुछ लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको तो सिर्फ रिवाइज करना है, उनको अलग से ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। या फिर किसी ने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रखी है तो बस वही चीज़ आएगी, अलग से कुछ नहीं, टॉपिक सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई जस्ट स्टार्ट कर रहा है तो उसको अगर मैथ्स के लिए क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं एक बुक बताऊँगा, दैट इज़ दिस वन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाई एस चंद पब्लिकेशन। एस चंद पब्लिकेशन की एक बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, काफ़ी अच्छी है, उसमें बेसिक्स भी अच्छा समझाया जाता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एंड जो रीजनिंग का पार्ट है उसके लिए भी एस चांद की, RS अग्रवाल की ये बुक है, ये भी RS अग्रवाल की थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की भी RS अग्रवाल की है। दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी हैं और बहुत पॉपुलर हैं अमंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स। आप दोनों बुक को पढ़ सकते हो। अगर आपने तैयारी नहीं की पहले तो यहाँ से आपका बेस भी अच्छा हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एंड उसके बाद में आप और भी नेट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और किसी ने सोचिए ये दोनों बुक पढ़ रखी है, उसकी और इच्छा है ज़्यादा पढ़ने की, तो ये एक बुक है टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की द्वारा प्रकाशित की गई है,
इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों कवर किए गए हैं, ठीक है। लेकिन इस बुक के बारे में मैं पर्सनली मैंने यूज़ नहीं की है तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, बट ये दोनों बुक पर्सनली मैं पढ़ चुका हूँ तो अच्छी लगी थी मुझे, ठीक है। काफ़ी हेल्प किया इसने जब मैं तैयारी करता था एग्जाम क्रैक करने में। और ये बुक भी अगर टाटा मैकग्रा-हिल ने की है तो अच्छी ही होगी। आप इसके रिव्यूज़ देख लीजिए या फिर आप किसी शॉप पे बुक शॉप पे जाके फिजिकली इस बुक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बुक का कंटेंट कैसा है ना। तो जिन लोगों ने पहले से बैंक एग्जाम या फिर सिविल सर्विस की तैयारी कर रखी है उनको अलग से कुछ नहीं करना है, वही चीज़ें रिवाइज करनी है। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है तो ये दो बुक मैंने बता दी, ये वाली और ये वाली। एंड अगर ये दोनों आप पढ़ चुके हैं फिर भी आप अपने आप को और अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये बुक भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर के पेपर की। एपीएफसी एग्जाम के आपको 2015 के एग्जाम के, 2015 के पहले 2002 में या फिर 2004 में भी एग्ज़ाम हुआ है, उस समय के 2012 में भी शायद से एग्ज़ाम हुआ था, उस समय के आप पेपर्स देखते हैं, ओके, तो डाउनलोड करके देखते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, और उस लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जनरल जो मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग है पार्ट हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम के लिए। एंड बहुत सारे लोगों के मन में अगेन ये डाउट है कि सर हमने तो कभी कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं, हम तो साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, हमने साइंस पढ़ी है 11th-12th में भी, अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। या फिर जिन बच्चों ने बीकॉम किया है और 10th के बाद में 11th-12th में कॉमर्स लिया था तो उनको तो एडवांटेज मिल जाएगा, है ना, क्योंकि उनको तो सब कुछ आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है यहाँ पर हर एक चीज़ बेसिक लेवल की पूछी जाएगी, ठीक है ना, जनरल लेवल की होगी। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने अकाउंट्स पढ़ा है उसको आपके अगेंस्ट में कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एकदम न्यू कमर हो इस फील्ड के, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के, तो आप एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की जो बुक आती हैं, टीएस ग्रेवाल की बुक आती है, ये क्लास 11th की है, क्लास 11th की एक बुक आती है सीबीएसई बोर्ड के लिए, ओके, डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। ये क्लास 11th की बुक आती है, एस चंद पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है, बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपके सारे बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, ओके, अकाउंटिंग के, वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे, कुछ डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको शायद से साथ में सीडी भी आती है तो उसमें आपको चीज़ें समझाई गई होंगी, आई डोंट नो, मैंने पढ़ी नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है, जो सीबीएसई ने जो सिलेबस डेवलप किया है, वो बहुत अच्छा होता है, सिस्टमेटिक होता है, चीज़ों को बहुत ही बेसिक लेवल से, रूट लेवल से समझाया जाता है और समझने में ईजी होता है। तो इसीलिए टीएस ग्रेवाल एक राइटर है, उन्होंने ये बुक लिखी है क्लास 11th सीबीएसई बोर्ड के लिए, अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें आपके बेसिक्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि 11th के ये जो बुक पढ़ने से ही आपका एग्जाम लेवल कवर हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है नहीं और पढ़ना है, देन यू गो फॉर क्लास 12th। सेम राइटर है टीएस ग्रेवाल, ओके, डबल एंट्री बुक कीपिंग सेम, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज बोलकर है, ओके, वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 1 था, इसको वॉल्यूम 2 बोल रहे हैं। ये भी सुल्तान चंद पब्लिकेशन, एस चंद पब्लिकेशन की बुक है। तो आप पहले 11th क्लास की पढ़ लीजिए, फिर आप क्लास 12 की पढ़ लीजिए। मुझे लगता है इतने में आपके जो बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं अकाउंटिंग ऑडिटिंग के, वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे कोई ग्रेजुएट लेवल का नॉलेज नहीं मांगी जाएगी, क्यों? बिकॉज अगर ऐसा होता कि लोगों को ग्रेजुएट लेवल पे आपके फाइनेंस की नॉलेज चेक करनी होती तो वो एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है उसमें भी दे देते मैंडेटरी कि यू शुड बी अ कॉमर्स ग्रेजुएट। ऐसा कहीं नहीं दिया गया है। तो जब उन्होंने ऐसा दिया ही नहीं है, जनरल एग्जाम रखी है, तो जो इसका लेवल होगा वो भी जनरल लेवल पर ही होगा, इसको मान के चलिए, ठीक है ना। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखेंगे, वहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं। अगेन इसके बाद में भी आपको लग रहा है कि नहीं भाई क्वेश्चन का लेवल का डिफिकल्टी ज़्यादा लग रहा है और मुझे सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है आफ्टर रीडिंग बोथ दिस बुक, ठीक है, तो आप क्या करिए, जो बीकॉम की बुक्स होती हैं, किसकी, अगर आप ऑनलाइन देखते हैं तो इग्नू की, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप फ्री में बीकॉम की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से आप अकाउंटिंग की बुक्स पढ़ लीजिएगा, बस दैट विल बी सफिशिएंट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर भी आपको और पढ़ना है, नहीं मुझे इग्नू की बुक्स अगर पसंद नहीं आती है तो आप बहुत सारी पब्लिकेशन की आप बुक्स देख सकते हो, ऑनलाइन जाके कोई भी बुक ले लीजिए। आपको बेसिक अकाउंटिंग पढ़नी है, ऑडिटिंग पढ़नी है, उतना पढ़ लीजिएगा, आपको काम चल जाएगा, एग्जाम के लिए आप उतना सफाइज कर जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके अब देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलूँगा, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? बिकॉज आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लोगों के लिए काम करोगे, लेबर जो होंगे लॉज हैं उनके साथ बार बार आप डील करोगे, ठीक है। तो आपको ये लेबर लॉस, इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो टॉपिक हैं उसमें आपको महारत होनी चाहिए, बिकॉज 100% आपको इंटरव्यू में भी इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं,
इंटरव्यू में आपको 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक का फ़ायदा आपको सिर्फ एग्ज़ाम में ही नहीं, इंटरव्यू में भी होगा, और यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको फाइनली आपकी सर्विस में जाने के बाद आपके जॉब में भी बार बार ये चीज़ें हेल्प करेंगी, ये बेस बन जाएगा। ठीक है, अब अगेन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए ऐसी पर्टिकुलर कोई बुक ही नहीं है इस टॉपिक के लिए। आप देख लीजिए जाके मार्केट में, आप किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, किसी भी कोचिंग वाले टीचर से पूछ सकते हैं, पर्टिकुलरली कोई आपको बता दे कि बस ये एक बुक पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये भी डायनामिक टॉपिक है। ठीक है, लेबर लॉस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंडस्ट्रियल रिलेशन के आप पढ़ लोगे, लेकिन जो लेबर लॉस है इसमें बहुत बार चेंजेस होते रहते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एक ये बुक है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, अच्छी बुक है, लेकिन ये आपको एकदम अपडेटेड चाहिए। अगर आप इसको बोलते हैं ना कंप्लीट बुक मेरे एग्जाम के लिए, तो एकदम अपडेटेड होनी चाहिए आपके एग्जाम के 1 महीने पहले तक, क्योंकि लेबर लॉस कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अभी भी जैसे जो आपका लॉज हैं लेबर के, उसमें चेंजेस हुए थे, तो वो चीज़ें शायद इसमें अपडेट हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, आपको खुद जाके चेक करना पड़ेगा, है ना। इसलिए क्या कहूँगा मैं कि आप ये बुक लीजिए, कोई भी एक बुक लीजिए, इसके अलावा आपको कोई बुक पसंद आती है, पता है तो लीजिए, उसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लीजिए, एंड उसमें जो लॉज दिए हैं उनको ऑनलाइन जाके चेक कीजिए, गूगल कीजिए कि उन लॉज में कुछ अपडेशन हुआ है कि वही लॉज हैं जो उस बुक में दिए हैं, है ना। अभी कोई बुक 3 साल पहले लिखी गई थी फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है इस साल या 1 महीने 2 महीने पहले या फिर लास्ट ईयर उसमें कुछ चेंजेस हो गए होंगे, वो बुक में तो नहीं आएंगे जो आप बुक परचेस कर रहे हो सकता है वो बुक का नया एडिशन भी नहीं आया हो। इसीलिए आप बुक लीजिए, एक बेसिक बुक तो चाहिए जिसमें आपको फंडामेंटल रेगुलेशंस क्या होते हैं, रूल्स पता होने चाहिए, एंड जो भी आपको लॉज दिखते हैं उनका एक बार गूगल पे जाके चेक कीजिए कुछ अपडेशन आया है कि नहीं। अगर अपडेशन आया है तो एक वाइट शीट पे वो अपडेट करके उस बुक में उस पेज के वहाँ पे लगा लीजिए, सो दैट आपको एग्जाम में बेसिक नॉलेज भी होगी और उसका अपडेटेड वर्जन भी आपके पास होगा, है ना। तो कोई भी बुक ले सकते हैं। एक ये EPFO की एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो अकाउंट ऑफिसर होता है उसके लिए बुक आती है। ओके, आई डोंट नो इसमें आपका पूरा चीज़ें कवर होंगी कि नहीं होंगी। अब देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन यहाँ पे कवर है, लेबर लॉ है, अकाउंटिंग भी थोड़ा बहुत है, ऑडिटिंग भी है इस बुक में, इंश्योरेंस का पार्ट भी है, सोशल सिक्योरिटी भी है, कंप्यूटर भी आ गया है, कुछ पेपर्स भी मिलेंगे। तो मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि इस बुक में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, लेकिन आपको बहुत सारे जो गैप्स होंगे ना फिलअप हो जाएंगे। तो इस बुक से क्या होगा ना, कुछ गैप्स आपको शायद कहीं से समझ में नहीं आ रहा होगा, वो चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। आइदर वे यू कैन गो फॉर दिस बुक ऑल्सो। ये डिटेल में आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस के लिए ही लिखी गई है। तो इसमें बस आपको करना क्या होगा कि आप इसमें जो टॉपिक्स दिए हैं उनको पढ़ लीजिए, एंड जो लॉस दिए हैं, लेबर लॉस दिए हैं, उनको गूगल कीजिए कि उसमें कुछ अपडेशन हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो उसको कहीं नोट डाउन करके इसमें रख लीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके जो प्रिपरेशन है, जो मैंने आपको अकाउंटिंग ऑडिटिंग का पार्ट बताया, या फिर आपको लग रहा है कि भाई लेबर लॉज या फिर कंप्यूटर्स के लिए मुझे कुछ और चाहिए, तो ये बुक के साथ जाइए, इसमें आपके जो गैप्स हैं वो भर जाएंगे। अगेन मैं बता रहा हूँ, ये बुक मैंने खुद नहीं पढ़ी है, ये मैंने लोगों के सजेशंस देखे, वहीं से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बुक स्टोर पर जाके इन दोनों बुक्स को देखिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा सूटेबल लगती है। इसके अलावा भी आपको बुक स्टॉल वाला बहुत सारी बुक सजेस्ट कर देगा जो शायद मैंने नहीं बताई आपको, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या, सबसे पहले आप राइट बुक्स अपने पास ले आइए और फिर उनके साथ में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी आप कन्फ्यूजन में मत रहिए, कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाइए कि भाई मेरे पास इतनी ही बुक्स है, बस मुझे इनको ही पढ़ना है, इनको ही रिवाइज करना है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो इसीलिए कुछ सजेशंस मैंने दे दिए हैं। इन बुक के अलावा भी आपको कोई और बुक अच्छी लगती है उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब देखिए सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, अब इसके लिए भी कोई बुक नहीं बनी है। ठीक है, आपको बुक मिल जाएंगी, मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, वो सिर्फ बुक्स होंगी। लेकिन अगर आपको रियली टॉपिक प्रिपेयर करना है सोशल सिक्योरिटी, तो इसके लिए आपको करंट अपडेट होना चाहिए, करंट अफेयर्स को पढ़ना होगा, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना होगा। ओके, और कुछ जैसे गवर्नमेंट की मैंने मैगजीन बताई थी योजना, और ये मैगजीन है कुरुक्षेत्र, इनको पढ़िए, क्योंकि ये क्या है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं, है ना, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी को हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन की हो, वो सारी स्कीम्स को इन मैगजीन के द्वारा जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से पब्लिश करती है, हर एक आदमी को समझ में आती है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। और ये जो मैगजीन्स है बहुत ही छोटी हैं, मतलब नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी कम होते हैं, तो आप आराम से एक मैगजीन को 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको एग्ज़ाम से एटलीस्ट 10 to 12 मंथ्स पुराने सारी मैगजीन ख़त्म करनी होंगी, क्योंकि क्या है कि हर महीने कुछ ना कुछ आपको नया कोई स्कीम आ रही है या फिर पुरानी स्कीम में कुछ चेंजेस हो गए हैं, वो अपडेट होना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए जो सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है ये बहुत डायनेमिक है। यहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर बुक सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा, आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, एंड ये जो 2 मैगजीन है उसको पढ़िए। एंड साथ ही साथ जो हमने मैगजीन्स बताई थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो मैगजीन है, यानी कि जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो गई, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू हो गई, तो इनको अगर आप पढ़ते हो, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलरली हर मंथली जो मैगजीन आती है कोई भी एक आपके पसंद की पढ़ते हो, तो ये जो पार्ट है सोशल सिक्योरिटी का ये अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर लोगे, आपको अलग से इसके अलावा कुछ भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमने सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने आपसे पूरा डिस्कस किया कि आपको
कौन से सोर्सेज से पढ़ना है। एक मैंने कुछ बेसिक सोर्सेज दे दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यही सोर्सेज अच्छे हैं, इसके अलावा बहुत सारे सोर्सेज हैं मार्केट में, आप जाके देखिए और अपने सीनियर्स से पता कीजिए। आप कहीं कोचिंग जाते हैं तो वहाँ से भी उनके रिव्यूज़ देखिए एंड आप पर्सनली खुद जाइए बुक स्टॉल्स पे, बुक्स पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, आपको खुद आइडिया आ जाएगा भाई कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी काम की है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट कीजिए। बस मैं कुछ फंडामेंटल आपको बताना चाहूँगा कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली यू शुड रीड न्यूज़पेपर, वन न्यूज़पेपर, कोई भी एक, हाँ ऐसा नहीं बोलो 10-10 न्यूज़पेपर पढ़ो, एक न्यूज़पेपर पढ़ो। आपको मैगज़ीन पढ़नी ही है, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर कैसा है कि आप पूरा ऐसा न्यूज़पेपर लेके पेज टू पेज नहीं पढ़ोगे, ठीक है। आपको एक हाइलाइट्स मिलेंगे, आपको जो एडिटोरियल पार्ट होता है वो न्यूज़पेपर से पढ़ना ही पड़ेगा, उससे आपका एक व्यू डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर आप मैगज़ीन पढ़ोगे, क्योंकि देखिए अभी जो अगर हम मान के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होती है, तो इससे 10-12 महीने पीछे जाओगे तो आपने शायद न्यूज़पेपर ना पढ़े हो, बट आप मंथली मैगज़ीन पढ़ोगे तो वो जो भी गैप होगा पूरा आप फिलअप कर लोगे, ठीक है। फिर आपको योजना की जो मैगज़ीन है ये वाली, या फिर जो कुरुक्षेत्र है, ठीक है, योजना कुरुक्षेत्र भी पढ़नी है, ठीक है। एंड आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश का जो पार्ट है उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आप क्या करो, प्रीवियस ईयर्स के जो बैंक पीओ के एग्ज़ाम हुए हैं या फिर इंश्योरेंस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर्स ले लीजिए। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज का पेपर ले लीजिए, यूपीएससी का पेपर ले लीजिए, उसका जो सीसेट का पेपर होता है उसमें जो इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशन आए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उनको देखिए। और जो बैंक का जो पेपर है उसमें आपको जो बेसिक जो इसका सिलेबस था एग्ज़ाम का वो अच्छे से कवर होता है, तो वहाँ से आप प्रिपेयर कर लीजिए। डेली बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे ना, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे इंग्लिश के सेक्शन में, राइट। अगेन कमिंग टू मेकिंग नोट्स, अब कुछ लोग बोलेंगे सर हम नोट्स बनाए कि नहीं बनाए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हर एक एस्पिरेंट के सामने। तो देखिए फ्रेंड, नोट्स का ऐसा है कि आप इतनी सारी किताबें पढ़ेंगे और बहुत सारे आप नोट्स बना लेंगे, लेकिन क्या आप उनको एग्ज़ाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले पूरे नोट्स उठा के वापस रिवाइज कर सकेंगे? ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरह के नोट्स बनाते हो कि जिनको आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो, देन इट इज़ वेरी गुड, ठीक है, वो तो सबसे अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों का हैबिट क्या होती है ना, वो लोग पूरी किताब को ही छाप लेते हैं पेपर पे, यानी उनके पास एक बुक थी और एक उन्होंने जेरोक्स कॉपी बना ली लगभग, और फिर क्या करते हैं उस जेरोक्स कॉपी जो खुद हाथ से लिख के बनाते हैं उसमें इतने सारे एडिशन करते हैं कि वो बुक की 1.5 गुना बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 100 पेजेस की एक बुक है, आपने पढ़ी, तो उसको यदि आप 20-25 पेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो बाय योर नोट्स, माइंड मैप्स बना के, है ना, पिक्टोरियल डायग्राम्स के द्वारा, देन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो मैं 100% बोलूँगा कि आप नोट्स बनाइए और माइंड मैप्स में कन्वर्ट कीजिए, अपनी बुक्स को माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप कैसे बनाना है उसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप जाके माइंड मैप की बुक किस तरह से बनाते हो देख लीजिए और बुक को पढ़ के अपने माइंड मैप्स क्रिएट कीजिए, सो दैट एटलीस्ट 100 पेजेस की जो बुक होगी उसको आप 20-25 पेजेस में कन्वर्ट कर लें, देन इट इज़ बेनिफिशियल। अदरवाइज क्या कीजिए, अगर आपको नहीं होता, आपको जमता नहीं है इस तरह से करना, अगर आप यू आर नॉट एबल टू मेक वेरी कंसाइज नोट्स, या फिर आप माइंड मैप्स नहीं बना सकते हो, आपको पता है, आपका पुराना एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर आपने बुक के नोट्स बनाए तो वो और ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं, बल्कि हो जाते हैं, देन डोंट गो फॉर दैट। क्या होगा, एग्जाम के 1-2 दिन पहले जब आप इतने सारे बल्कि नोट्स देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप नर्वस हो जाओगे और वो रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। तो बेटर क्या होगा उस केस में, अगर आपके नोट्स बहुत ज़्यादा लेंदी और बल्कि हो जाते हैं, तो उस केस में क्या करो, आप बुक के अंदर हाईलाइटर से मार्क करो, बुक ही लीजिए, उसमें हाईलाइटर से मार्क कीजिए, हाईलाइट कीजिए। एग्जाम के टाइम पे आपको बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, आप वैसा कर सकते हो। और अगर आप अच्छे नोट्स बना सकते हो, छोटे कंसाइज नोट बना सकते हो जिसमें कि नंबर ऑफ पेजेस कम हो, देन आप नोट्स बना लो। दोनों चॉइसेस आपकी हैं, लेकिन करना क्या है, आपको ऑप्टिमाइज करना है, ना कि अपने काम को और बढ़ाना है ना। तो ऑप्टिमाइज करोगे, कम पेजेस में लाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ टाइम रिवाइज ज़्यादा कर पाओगे, तो आपको रिजल्ट आएगा। और अगर आपने नोट्स तो बहुत अच्छे बनाए लेकिन आप पढ़ ही नहीं पाए तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप कम पेजेस के नोट्स बना सकते हो, अच्छे कंसाइज नोट बना सकते हो, माइंड मैप्स यूज़ कर सकते हो, देन यू गो फॉर नोट्स। लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं कर पाते हो ठीक से, आपने पहले भी करके देख लिया, शायद आपको नहीं जमता है, तो आप क्या करो, हाइलाइटर ले लो और बुक्स में ही हाईलाइट करो। लेकिन एक चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करो, कोई भी एक चीज़ डिसाइड करो, उसको फॉलो करो। सेकंड, नंबर ऑफ बुक्स को रेस्ट्रिक्ट करो, नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज़्यादा मत फॉलो करो। हर एक टॉपिक के लिए एक बुक मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा कुछ है तो 2, लेकिन 1 या 2 से ज़्यादा बुक्स को फॉलो मत करो। आपको क्या ध्यान रखना है कि आप नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ा सको, ऐसा ध्यान रखना है, लेकिन नंबर ऑफ बुक्स मत बढ़ाओ, नंबर ऑफ रिवीजन्स बढ़ाओ। इस तरह से आप प्रिपेयर करो। प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे पहले डाउनलोड करो आप। APFC का 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो, और उसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनके पेपर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप जाइए गूगल कीजिए, उनको PDF कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए, ठीक है। देन आप जो भी आप क्या करो, आपने सिलेबस देख लिया, अब हर एक पेपर में आप उस सिलेबस से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए थे उनके ऊपर
लिख लीजिए क्वेश्चन के आगे कि ये किस टॉपिक से है, किस टॉपिक से है। तो आप 2-4 साल के जब पेपर ऐसे एनालाइज कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये भी आपको मैं करके दे सकता था कि भाई इस साल में इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन फ़ायदा क्या होता है ना, आपको ध्यान में नहीं आता। अब आप खुद करोगे ना तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगी कि अच्छा ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसी तरह से उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ोगे, है ना, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हर एक टॉपिक की बुक फिक्स कर लेनी है, ठीक है, कौन सी मैगजीन फॉलो करनी है वो फिक्स करना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है वो फिक्स करना है, नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना है वो फिक्स करना है, ठीक है, नोट्स बनाना है तो कैसे बनाना है, नहीं बनाना है तो कैसे बुक्स को हाईलाइट करना है वो देख लेना है। एंड उसके बाद में जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो आपको प्रीवियस ईयर के न्यूज़पेपर्स जो APFC एग्जाम के हुए हैं इनको डाउनलोड करना है। एंड उसमें फिर आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, आपको हर एक टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया वो देखना है, वहाँ पर लिखना है। इससे आपकी एनालिसिस हो जाएगी पिछले 3-4 जो एग्जाम हुए हैं उनमें कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर उस हिसाब से उस टॉपिक पर आपको ज़्यादा एनर्जी डालनी है, ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, राइट। एंड साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करते जाना है। अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करते हो तो आई हैव नो डाउट कि कोई भी बंदा इस तरह से प्रिपेयर करेगा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट इस तरह से प्रिपेयर करेगा तो उसको सक्सेस 100% मिलेगी ही। लेकिन फिर उसको एकदम रिलीजियसली फॉलो करना है, डिसिप्लिन के साथ, इसी तरह से जैसे मैंने बताया उस तरह से करना है, आपको सक्सेस 100% मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज हमने जो भी डिस्कस किया आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई होंगी। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़्यादा अपने आप को डाउट मत रखिए, एज क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी चेंज होगी क्या, कुछ नहीं, अभी समझ लीजिए जो था वही है, ठीक है। हम तैयार रहेंगे जो था उसके लिए। कुछ अगर चेंज हो गया और हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हम एलिजिबल नहीं है, डोंट वरी, भगवान बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे देंगे, ठीक है ना। जो भी हम मेहनत करते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, जो भी मेहनत करोगे उसका कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट मिलने ही वाला है। आप ये मानकर चलिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ती है हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगी हम 100% आपको हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको। कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज आप कमेंट कीजिए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वी विल लव टू हेल्प यू, राइट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।